नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आज का जो विषय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली कई लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाना है और मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है। तो इससे पिछले पॉडकास्ट में मैंने बातें तो करी हैं कि जो मेरा मित्र था वो किस तरीके से बात कर रहा था, मैंने ऑब्जेक्शन किया। पर आज पूरे दिन मैं यही सोच रहा था कि क्या वाकई में कुछ अलग है इसमें, या फिर लॉजिकली देखा जाए तो या फिर वाकई में ऐसा है कि जब बाहर सुख नहीं है तो सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते हो। क्या वाकई में सच में ऐसा है? तो आज का जो पॉडकास्ट है उस पर यही बात होगी कि इसके हिडन फायदे क्या हैं, अध्यात्म के छुपे हुए फायदे क्या हैं। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कैसे जवाब दें या ना भी दें। बेटर होगा कि मेरे हिसाब से अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे लोगों की मनबुद्धि होती है। बट कभी कभी क्या होता है, तर्कों के साथ खेलने में मज़ा आती है कि कोई बेवकूफ़ आदमी है, अगर वो सुनने के लिए रेडी है और वो एटलीस्ट सुन रहा है और क्वेश्चन कर रहा है, तो हम उससे बात कर सकें। कुछ लोग तो होंगे जो पॉइंट घुमा देते हैं, ये लोग। कुछ लोग जो दूसरे कैटेगरी के लोग, उनसे बात नहीं करनी है। जैसे आपने बोला कि जो उन्होंने पॉइंट फेंका उसके ऊपर आपने कुछ बोला तो इन्होंने पॉइंट घुमा दिया, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के जो फायदे हैं वो क्या हैं। दोस्तों देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम सबको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अध्यात्म में जाने के बाद आदमी टूटता नहीं है। उसका मनोबल जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। आपके घर में किसी की भी डेथ हो जाए, आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप टूटोगे नहीं। और अगर आपको हाथ पैर अगर आपके कट गए हैं और आपको एक डिसीजन भी लेना है कि अब मुझे मरना है, मुझे बाहर निकलना है, तो आप डरोगे नहीं। बाकी जो लोग होते हैं वो जीवन को बचाने के लिए बड़े संघर्ष करते हैं। जैसे आपके हाथ पैर अगर कट गए तो आप जीवन को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके घर वाले आपको अपने हाथों से खाना पीना खिलाएं, जबकि आप सिर्फ बेड पे पड़े रहोगे और उनके लिए लायबिलिटी रहोगे। कई लोग इसमें बोलेंगे कि लाइफ में लड़ना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आप लड़ो, लेकिन अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपके अंदर शरीर छोड़ने की भी भावना होनी चाहिए। ठीक है, हम जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं जबकि हमें पता नहीं है कि मौत क्या है, और हम मौत से डरते हैं। तो वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ डेथ, और हर की कीमत पे डेथ को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि जीवन में लड़ने की मजबूती आ जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आपको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ना मतलब ये नहीं कि आप रोगे नहीं। कई लोग महामूर्ख हैं तो ये भी सुनेंगे। टूटना मतलब अंदर से टूटना, जड़ से टूटना। ऊपर ऊपर तो आप रोगे, और दो आदमी को डिफरेंशिएट भी नहीं किया जा सकता कि एक आदमी आध्यात्मिक है, एक आदमी भौतिक है। तो आध्यात्मिक और भौतिक व्यक्ति में आप डिफरेंट नहीं कर पाओगे कि दोनों रो रहे हैं और दोनों में से कौन आध्यात्मिक है कौन भौतिक है। इंटरनली क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो देखना होता है, तो वो कैसे सही होता है। तो आपका मनोबल स्ट्रांग हो जाता है, मनोबल बनता है इससे, मन आपका बलशाली हो जाता है।
तो ये तो पहला फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा हुआ कि आपको ये पता चल जाता है बाहर सुख नहीं है। तो बाहर सुख नहीं का मतलब ये नहीं कि बाहर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ, क्योंकि अगर आप जंगल भी जाओगे तो वहाँ पे भी खाना वाना खाओगे, भोग तो करोगे ही, ठीक है। तो क्या फ़ायदा जंगल जाने का, है ना। जंगल जाके भी आप अगर अपने माँ बाप को याद कर रहे हो, बच्चों को याद कर रहे हो, तो आपने छोड़ा कहाँ है, आप तो पकड़े बैठे हो। तो ये जो बात होती है कि जब सुख नहीं है बाहर तो सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते हो, या फिर बात करते हो इतने बड़े बड़े लोग हैं स्पिरिचुअलिटी में, कार से चलेंगे, ऐशो और आराम करेंगे, उसके बाद जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी कहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी। एक आदमी है जो नॉन स्पिरिचुअल है, एक आदमी स्पिरिचुअल है, दोनों ही BMW में घूम रहे हैं। अगर आप अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप क्यों नहीं छोड़ देते हो। आपको जब ये पता है कि सुख बाहर है, बाहर नहीं है, अगर सुख बाहर नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो ऐसे लोगों को मेरा ये जवाब रहता है कि आप समझ नहीं पाए हो, क्योंकि आपके अंदर मूर्खता है, ये बेवकूफियत है। फिर आप कहोगे कि मूर्ख बोल रहे हो, मूर्ख को मूर्ख नहीं बोलेंगे तो और क्या, लूमड़ बोले। देखिए मेरी बात का ध्यान से एक बार अध्ययन करिएगा। सुख बाहर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर छोड़ दो। बाहर सुख पे निर्भरता खत्म करने के लिए आंतरिक बड़ी निर्भरता बनानी होगी। कई लोग कहते हैं आंतरिक निर्भरता भी क्यों, हमें आजाद होना है। अरे बेवकूफ हो आप। माइंड को केमिकल चाहिए, अगर आपने अंदर से रिलीज नहीं किया तो बाहर से रिलीज करेगा वो। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी ही चीजें आपको हेल्प नहीं करेंगी। कई लोग सिर्फ नाम का सुनते हैं मेरे को, लेकिन वो समझते नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, डीपली नहीं समझते। तो फिर उनको लगता है कि उनका अपना जो एक अध्ययन है वो ज़्यादा सही है, जबकि मैं इतना सिंप्लीफाई करके बात करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं गुंजाइश बच जाती है। अब जैसे मैंने बोला कि सुख नहीं है और इतना कह के छोड़ दिया, तो आपके 50 कंसर्न्स बन जाएंगे। अभी लास्ट वीडियो की बात है जिसमें मैंने ये बोला था कि लड़की जो है वो लड़की से बात कैसे करते हैं। तो एक महाशय आए, उन्होंने नीचे कमेंट किया कि अगर आप पहली डेट पे उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर आप लड़की के इंटरेस्ट से रिलेटेड ही बात करते रहोगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है। अब मैंने वहां पे सब कुछ समझाया, लेकिन 4-5 दृष्टिकोण छूट गए। अब आपने वो पकड़ लिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने की आदत तो है नहीं। मैंने वहां पे साफ साफ बोला था, जब तुम किसी स्त्री से, लड़की से पहली बार मिल रहे हो तो उसके हिसाब से बात करो। जहां पे एक ऑकवर्ड साइलेंस आता है तो उसका डिजायर, वासनाएं आइडेंटिफाई करो, उसके अराउंड ज़्यादा बात करो, 90% करो, 10% अपना कर लिया ठीक है। लेकिन ये शादी.com वाले लड़के जो हैं जितने भी, क्योंकि मैं अभी 30 साल का हूँ, तो मेरे आसपास जितनी भी लड़कियाँ हैं वो भी सब 30 से 31 साल की हैं, तो उनसे मेरी बात होती रहती है। ये लोग क्या करेंगे, आएंगे बैठेंगे सामने, जब डेट करते हैं ये लोग शादी.com पे, जब बातें होती हैं उसके बाद मिलने का होता है कि आ जाओ, तो ये लोग बैठेंगे सामने, कहेंगे कि हाय, हाउ आर यू, नमस्ते, नमस्कार, कहाँ से हो, क्या क्या करती हो, बस। इसके बाद ऑकवर्ड साइलेंस, 0 सन्नाटा। ना लड़की को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ना लड़के को समझ में आ रहा है। तो लड़के को ऑकवर्ड साइलेंस ख़त्म करना है तो वो जल्दी से क्या बोलता है, मेरे पास 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, मैं इतना काम करता हूँ, मेरी पर डे की सैलरी $25,000 है, मैं महीने का इतना कमाता हूँ, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, बोस्ट करने लगते हैं अपने आप को। उनको ये लगता है कि हम ये बोलेंगे तो सामने वाली इंप्रेस हो जाएगी, जबकि वो इंप्रेस नहीं होगी। सोचो आपका दोस्त सामने बैठा हुआ है,
सोचो आज 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 आपसे मैं बैठे बैठे ये बातें करूं कि देखो मेरे पास क्या क्या है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार कितना घमंडी आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड बास्टर्ड बोलोगे आप मेरे को। वही लड़कियां आपको बोलती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी मत दिखाओ, आप समझ नहीं पाए। और मैं हर दृष्टिकोण हर पॉडकास्ट में कवर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके कंसर्न्स और आपके बिलीफ्स फिर भी रह जाएंगे, आपके ऑब्जेक्शंस रहेंगे, आपके क्वेश्चंस रहेंगे, आपके कंसर्न्स रहेंगे, वो आपका मैटर है। उन 4-5 कंसर्न्स को उठा के आप कमेंट करोगे यूट्यूब पे, फिर आप सोचोगे मैं नीचे वहां पे रिप्लाई करूं लंबा सा, मेरे से नहीं हो पाएगा। ना मैंने तुमसे पैसे लिए हैं और ना ही मेरा कोई भी तात्पर्य है या मकसद है कि मैं हर एक व्यक्ति का कंसर्न एक एक कंसर्न सही करूं। आपने प्रश्न उठा दिया, अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस प्रश्न को उठा के मेरे को बेवकूफ कह रहे हो या अपने आप को बेवकूफ मान रहे हो और उसके बाद क्वेश्चनिंग करके राइट आंसर पता कर रहे हो। मैंने आपसे ये कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अपनी इंडिविजुअलिटी मत दिखाओ, क्योंकि जिन्होंने ये मैसेज किया था, पहली बात तो आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, तो कमेंट करते रहा करो। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव कमेंट करोगे और मैंने देख लिया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। ये मत सोचो कि मैं बख्शता हूं सबको, माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले करता था ये, और मैं भी 2-3 दिन के लिए फिर डिस्टर्ब हो जाता हूं। पहले होता था, अभी तो पता नहीं क्या क्या लोग बोल के चले जाते हैं। अब तो थोड़ा बहुत पढ़ा, 2-3 मिनट लगा, फिर खत्म। बट ये मत सोचिए कि मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगा। आई विल ब्लॉकिंग यू, चाहे वो यूट्यूब पे हो, ईमेल्स पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फिर स्पॉटिफाई पे हो, या कहीं पे भी हो, एप्पल म्यूजिक पे हो, कहीं पर भी हो। और मैं यही रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों से, मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं जो आपको प्रेयर्स की बातें करें, भजन में जो लिखा है वो बोलें कि सबको माफ कर देना चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने आज ब्लॉक नहीं किया, कल वो फिर आएगा, फिर आपको कुछ बोलेगा, फिर उसका करियर में कुछ नहीं हो पा रहा होगा या गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही होगी, वो वहां की फ्रस्ट्रेशन यहां निकाल देगा कि तेरे को कुछ नहीं पता है, दुनिया की बातें नहीं करेगा। जिस पॉइंट पे मैंने बातें करी है वीडियो में, उस पॉइंट के विपरीत आप बातें करिए तो समझ में आता है, उसका वितर्क बताइए। आप दुनिया की बातें मत कहो कि मैं मूर्ख हूं, आप इंटेलिजेंट हो, ये बातें मत करो। तो आपने ये कह दिया, अच्छी बात है, कमेंट आपने किया, बढ़िया है, हेल्दी कमेंट था। आपने ये कह दिया कि अगर हम लड़की से उसी के इंटरेस्ट की बातें करेंगे तो हमारी इंडिविजुअलिटी क्या रहेगी। अरे अपनी इंडिविजुअलिटी तुम एक इतने इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग को क्यों दिखाना चाहते हो? और तुमको क्या लगता है कि अगर तुम उसके कंसर्न, उसके इंटरेस्ट एरिया में बात करोगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिख रही है? अरे भैया, आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, उसके ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हो, उसके पैशन के बारे में बात कर रहे हो, वो लड़की तो आपके चरण पे पड़ जाएगी। और यही तो इंडिविजुअलिटी है, आपकी तो इंडिविजुअलिटी दिख गई ना। इंडिविजुअलिटी क्या सेपरेट दिखानी होती है क्या? इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है कि लड़की अपने आप सोच रही है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, और आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा आदमी हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कई लोग आते हैं कहते हैं हमारे पास तो भैया मटेरियल में ये सब कुछ है, तो उसको लगता सामने वाली इंप्रेस हो जाएगी। वो ऐसे इंप्रेस नहीं होने वाली। वो इंप्रेस तब होगी जब उसकी छोटी छोटी बातों पकड़ो, उसके डिजायर्स को, उसको समझो और उसके अराउंड बात करो। हो सकता है वो कहीं फंसी हुई हो। लेट से कोई अगर गिटार के बारे में बात कर रहा है तो आप गिटार के बारे में बात करो उससे। और मैंने कब कहा कि अपने बारे में बात मत करो? लेकिन शुरू में अपने बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैंने तो शुरू में ही, मैंने पिछले ही पॉडकास्ट में बोला था, आपने ध्यान से सुना नहीं शायद। यही प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने पॉडकास्ट में क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि आप जब किसी को दोगे तो ही तो मिलेगा, कि पहले ही मिल लोगे।
तो आप 0/सन्नाटा हो जाते हो लड़कियों के सामने, ना डीएम्स में बात कर पाते हो, ना व्हाट्सएप में बात कर पाते हो, ना फोन पे बात कर पाते हो। उसका रीजन यही है कि आपको पता ही नहीं है कि उसके क्या डिजायर्स हैं। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पैशन है, क्या एम्बिशन है। उसके बाद अपने आप वो बताएगी कि मुझे फार्मिंग करना पसंद है लेट से, या मुझे कुकिंग करना पसंद है, या कुछ भी है। फिर आप उससे रिलेटेड कुछ बात करो, कुकिंग में क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, तो यूट्यूब से सीखा है या फिर क्या जो भी है। मैंने तो 1000 एग्जाम्पल दिए, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो कंसर्न्स हमेशा रहेंगे। अगर मैंने ये बोल दिया कि सुख बाहर नहीं है, तो वहां से बहुत सारे दृष्टिकोण बनते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारे फीडबैक्स, रिप्लाईज होते हैं जिनका आपको खुद फाइंड करना है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से सारा कवर कर देता हूं, लेकिन कुछ सवाल बच जाते हैं जिसको फॉलो अप क्वेश्चंस बोलते हैं। सुख बाहर नहीं है का मतलब ये नहीं है कि बाहर छोड़ दो, क्योंकि लोग या तो लेफ्ट विंग है या राइट विंग है। लोग या तो लेफ्ट भागेंगे या राइट भागेंगे। यही तो डुअलिटी में, माइंड डुअलिटी में काम करता है। या तो अध्यात्म करो या तो भौतिक करो। अरे भैया दोनों ही करना होता है। कि एक का क्या सीन है? एक का भी कोई कर पाया है और कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। आप साइकिल से चल रहे हो और आप रेंज रोवर से चल रहे हो, ये दोनों ही एक अलग स्थिति है। तो आप कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो फ्रॉम रेंज रोवर टू साइकिल। रेंज रोवर को खरीदना या बैठना उसमें गलत नहीं है। उस रेंज रोवर को खरीद के ईगो बढ़ा लेना ये गलत है। क्योंकि अहम का आकार देना यानी अहंकार, अहम को, अहम मतलब मैं, उसको आकार देना यानी शेप देना। ईगो का मतलब है शेप दे रहे हो कि मैं देखो बड़ा आदमी हूं, ये छोटा आदमी है, वो बीच का आदमी है, ये 3 आदमी हो गए, जबकि तीनों ही एक है। क्योंकि तीनों ही एक ही शमशान घाट में जलोगे और गंगा किनारे जलोगे। शमशान घाट में कोई लग्जरी शमशान घाट नहीं होता है। कभी सुना है कहीं लग्जरी शमशान घाट होता है कि भैया ये देखो फलाने बड़े मखमल के बिस्तरों पे जल रहे हैं? वही 3 लकड़ियां होती हैं, शायद आम की लकड़ी होती है और चंदन की लकड़ी होती है और नॉर्मल कोई लकड़ी होती है। 3 लकड़ियां होती हैं। मैं गया हूं शमशान घाट, वहां पे ये थोड़ी होता है कि अरे भैया ये तो इनकी जो लकड़ी है ना, वो तो अब मखमल के बिस्तर पे जो लकड़ी लगती है वो वाली लकड़ी। अरे भैया शमशान घाट में कोई ग्रेड नहीं, वहां पे 5 से 6 हजार रुपये लगता है। चाहे गरीब आदमी है 5,000 रुपये, मिडिल क्लास है 5,000 रुपये, हायर क्लास है 5,000 रुपये। वहां पे आप मृतक को, यानी जो मृत घोषित हो चुका है, जो शव है, जो लाश है, आपको अच्छे से पता है कि उसको कंफर्ट नहीं दे पाओगे आप, तो आप मखमल का बिस्तर पे नहीं जला रहे हो उसको। क्योंकि लाश को कंफर्ट क्या देना जब उसमें जीवन ही नहीं है। तो शमशान घाट पे कोई जनरल, तत्काल, स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC नहीं होता है, जीवन में होता है। तो जब आपको यह पता चल गया कि बाहर सुख नहीं है, तो आपने अगर आंतरिक सुख बड़ा पकड़ लिया, तो ये बाहर का जो सुख है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, बशर्त है कि आपको ये पता हो कि बाहर सुख नहीं है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि बाहर सुख नहीं है, और अगर आपको ये गलत फहमी है कि बाहर सुख है, लेट से अगर आपको गलत फहमी है कि बाहर सुख है, तब तक आप आंतरिक सुख की तरफ नहीं जा पाओगे। और आंतरिक सुख 6 प्रकार के कष्टों को खत्म करके पैदा होता है,
और वो 6 प्रकार के कष्ट मैं पहले पॉडकास्ट पे बात कर चुका हूं, तो अभी मैं बात नहीं करूंगा। ये जो 6 कारण है दुखों का, पीड़ा का, कष्टों का, ये 6 कारण जब आप खत्म कर लेते हो तो जो बचता है, जो मूल्य बचता है, वो सुख होता है। इंटरनल सुख यानी आंतरिक सुख, यानी सबकॉन्शियस स्तर पे सुख आपको मिल जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से फिर भी अप डाउन होता रहता है, लेकिन अंदर से आप मजबूत हो जाओगे। तो इसका पहला तो मैंने फायदा आपको ये बता दिया कि अंदर आप मजबूत हो जाओगे। दूसरा ये भी फायदा है कि आपको बाहर सुख पता चल गया नहीं है, तो आपको दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आप आंतरिक सुख अगर आपने खोज लिया तो बाहर आप रेंज रोवर में बैठे रहोगे, लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से ज्ञात होगा, एहसास होगा कि इससे बड़ा सुख मेरे पास है, वो अंदर मौजूद है। हम छोटे छोटे आनंद लेते हैं और उनको बड़ा सुख समझते हैं। आनंद सुख नहीं है। जो पास्ट में लोगों ने अगर कहीं बोला हो आनंद सुख है, तो वो लोगों ने ही बोला है, और लोगों को ही तो मैं क्वेश्चन करने बैठा हूं। जब मैंने जे कृष्णमूर्ति के एंगल को गलत बोल दिया, संदीप महेश्वरी के एक पर्टिकुलर एंगल को गलत बोल दिया, तो पुराने जिसने भी किसी ने आनंद बोला है उसको भी मैं गलत बोल सकता हूं। और अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, वो आपका डिपार्टमेंट है। मुझे मेरी लाइफ में क्या संतुष्टि देता है, मैं वो बात करूंगा जो मैंने देखा है। तो सवाल यह आता है कि आनंद के पीछे हर आदमी दीवाना है, हर आदमी चड्डी में हाथ डाले घूम रहा है। Everybody is putting the, stuffing their hands in the pocket, stimulating the genitals. वही सुख चाहते हैं सब, हर कोई वही सुख चाहता है कि भैया जेनाइटल सुख मिल जाए या कुछ खाने को मिल जाए। तो ये खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस, संतुलन आप ले सकते हो, संतुलित अगर आप लेते रहो। लेकिन आपके अंदर अगर ये विश्वास है कि चड्डी में हाथ डालना खुशी है, और आपको ये पता नहीं है कि आप एक्चुअली में दुखी हो रहे हो और आप इग्नोरेंट जी रहे हो। इग्नोरेंट मतलब क्या? अवॉइड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, आपको इग्नोरेंट, इसको इग्नोरेंट बोलते हैं। वो आदमी जो स्वीकार ही नहीं करता, वो कहता है भौतिक ही सब कुछ है, जैसे चारवाक ने बोला था, भौतिक ही सब कुछ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर में एक बड़ा सुख है, उसको अगर आप एक्सेस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बाहर तो करते रहो, और बाहर हो सकता है किसी ने रेंज रोवर इसलिए खरीदी हो क्योंकि उसको ड्राइविंग से प्यार हो, पिकअप से प्यार हो, एक्सीलरेशन से प्यार हो, उसको ड्राइविंग से, हैंडलिंग अच्छी है कार की, उसको चलाने में मजा आ रहा है, उसको दिखाने में नहीं आ रहा कि लेदर सीट है, ये है, वो है, ब्रांड देखो, लोगो देखो, थप्पा लगा हुआ है। थप्पा अप्पा नहीं दिखाना है उसको, थप्पा नहीं दिखाना है, समझने की कोशिश करिए। तो हो सकता है अगर किसी ने बाइक खरीदी हो तो उसको पिकअप से प्यार हो, लेकिन आप कह रहे हो कि बाइक इसलिए खरीदी क्योंकि भैया मॉडल दिखा रहे हैं या फिर ब्रांड दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है आप वही तो बोलोगे ना। आप बाइक खरीदते हो ब्रांड दिखाने के लिए, तो कोई और भी जब बाइक खरीदेगा तो आप अपने डिजायर हावी कर दोगे उसको, आप अपने बोझ हावी कर दोगे उसके ऊपर। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कमेंट आया, एक कोई जन है, उन्होंने बोला आप संगीत में फेल हो गए, यू आर अ कंप्लीट फेलियर इन दिस लाइफ। तो और आपको मैं जानता हूं पिछले काफी सालों से, आपने कुछ नहीं उखाड़ा, और यहां पे आके माइंड वाले चैनल पे आके आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हो अपनी। देखिए, पता नहीं कहां से उसको लग गया कि मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूं, तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया। लेकिन अब पॉडकास्ट में अगर कोई सुन रहा है तो सुन लो, तुम्हारी वासनाओं के बोझ तले मैं नहीं दबना चाहता हूं। ये जो ड्रीम, सपने देख रहे हो तुम, जिसमें तुम खुद कुछ नहीं कर पाए,
और तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारी कैटेगरी में आ जाए। हो सकता है मेरे लिए वो ड्रीम्स टट्टी के बराबर हो सकता है मेरे लिए वो वासनाएं शिट के बराबर हो। समझने की कोशिश करिए। मैं ऐसे खतरनाक शब्द इसलिए यूज करता हूं क्योंकि जिस हिसाब से ये दुनिया होती जा रही है, अब वो नरम शब्द वाला जमाना चला जा चुका है। कुछ लोगों ने मेरे को पहले बोला था कि आप थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं तो कंट्रोल करिए, तो मैंने काट दिया। उतना नहीं बोलता मैंने काफी कंट्रोल किया अपने आप को कि अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब जितना हो सके उतना एक लिमिट तक ही जाऊंगा। लेकिन आप जीवन के दृष्टिकोण, आपका जीवन का दृष्टिकोण है, वासना आपकी जो है उस हिसाब से आप देख रहे हो। और आपने कहा कि मैं फेल हो गया। अरे भैया, मैंने कभी जिंदगी में, हो सकता है 5-10 साल पहले मैंने बोला हो कि मुझे बॉलीवुड का बड़ा प्लेबैक सिंगर बनना है। हो सकता है उसके 2 साल बाद मेरे को कुछ और रियलाइजेशन हो गया हो, है ना। तो मेरे अंदर नहीं है ना वो। आप करते रहो, भागते रहो घोंचुओं की रेस में। मुझे घोंचुओं के रेस में नहीं भागना है। और मेरे साथ चाहे दुनिया चले चाहे ना चले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने की कोशिश करिए। आपको तब भी फर्क पड़ेगा जब आपके बैंक अकाउंट में 20 करोड़ रुपए पड़ा होगा, तब भी आपको फर्क पड़ेगा। अभी तो आपके अकाउंट में 0 है, और जब आपके अकाउंट में 10-20 करोड़ होगा तो भी आपको फर्क पड़ेगा। तो सवाल यह आता है कि यहां पे कि आप अपनी जिंदगी की वासनाओं का जो बोझ है वो किसी और के ऊपर क्यों डाल रहे हो। मैंने कब बोला मेरे को अरिजीत सिंह बनना है? मुझे कोई अरिजीत सिंह नहीं बनना। हाँ, बोला होगा 6-7 साल पहले बोला होगा, आपसे बोला तो आप अपना देखो ना। आपके पास कितना टाइम है? आप आके बैठे हुए हो, आप मेरा ट्रैक कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। और जो भी मैं कर रहा हूं, अगर मैं उसका रत्ती भर भी आपको बता दूं तो आपको पैर तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन मुझे नहीं बताना, क्योंकि आपकी वासना से वो रिलेट नहीं करता है। हो सकता है मैं कुछ बिल्कुल विपरीत कर रहा हूं आपकी वासनाओं से। हो सकता है मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जहां पे सब कुछ अंडरग्राउंड है, ना यूट्यूब पे दिख रहा है ना इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। बताइए। तो लोग बाइक खरीदते हैं ब्रांड के लिए, और उनको लगता है कि अगर सामने वाले ने खरीदी है तो वो भी ब्रांड के लिए खरीदी। नहीं, अगर कल को मैं कार खरीदता हूं या ब्रांड या कुछ भी खरीदता हूं, तो हो सकता है मैं उसके लॉजिकल रीजन के लिए खरीद रहा हूं। हो सकता है मैं ड्राइविंग के लिए खरीद रहा हूं, मुझे राइडिंग पसंद है, मुझे स्पीड से प्यार है, मुझे क्वालिटी अच्छी लगती है बाइक की, कि बैठे हैं तो अब स्प्लेंडर में आप बैठे हुए हो तो वह हो जाती है 60-70, लेकिन आप जब 5 लाख की, 7 लाख की या 3 लाख की बाइक चला रहे हो तो उसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं उस एक्सपीरियंस के लिए खरीद रहा हूं। हो सकता है कि मैं एक्सीलरेशन के लिए खरीद रहा हूं। हो सकता है कि मैं हैंडलिंग के लिए खरीद रहा हूं, है ना। जरूरी थोड़ी है कि मैं ब्रांड के लिए खरीद रहा हूं। तो आप अपने जीवन को जिस तरीके से देखते हो, सामने वाला वैसे नहीं देखता है। वो भी इसी प्लेनेट पे है, आप भी इसी प्लेनेट पे हो। जगत एक ही है, संसार एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। आप अपने वासनाओं के बोझ के तले देखते हो। अपनी वासनाओं का बोझ मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर मत डालो। वो आपकी वासनाएं हैं। आपको आईएएस बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको यूपीएससी तैयारी करनी। हो सकता है सामने वाला पढ़ाई कर रहा हो तो वो इसलिए कर रहा हो क्योंकि उसको जेन्युइनली उस पढ़ाई में इंटरेस्ट है और कुछ करना नहीं है। कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं मंदिरों में आलाप करने के लिए, कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं खुद के लिए। दोनों ही भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मंदिर में पंडित बैठा हुआ है, जो आलाप कर रहा है, जो स्वामी जी बैठे हुए हैं,
उनकी उनकी दृष्टिकोण से अगर मैं भगवत गीता पढ़ूंगा तो वो पता है मेरे को क्या बोलेंगे, अच्छा बताओ 3 अध्याय का 5वां श्लोक सुनाओ। मेरे को याद ही नहीं है। फिर वो मेरे को बोलेंगे कि आपको याद नहीं है, आप क्या भगवत गीता पढ़ रहे हो, आपने तो कुछ उखाड़ा नहीं, आप तो फेल हो गए भगवत गीता में। तो मेरा दृष्टिकोण अलग है भगवत गीता पढ़ने का, आपका दृष्टिकोण अलग है। आप रट्टू तोता हो, मैं रट्टू तोता नहीं हूं। मुझे तो एक भी श्लोक नहीं याद है, जो भी याद है हिंदी में याद है थोड़े बहुत। लेकिन आपसे अच्छा बता लूंगा मैं अगर एक बार पढ़ लिया तो, और आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास उदाहरण नहीं है उस व्यक्ति को समझ नहीं आया है। अगर कोई व्यक्ति थ्योरी को एज अ थ्योरी समझा रहा है तो उसको अभी समझ नहीं आया है। अगर कोई व्यक्ति थ्योरी को पढ़ के अपने जीवन से रिलेट करके फिर एक उदाहरण दे रहा है और उसके थ्रू समझा रहा है तो समझ लो व्यक्ति को समझ में आ गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी का उदाहरण दे रहा है, यानी उदाहरण भी आपका उधार लिया हुआ है, संदीप महेश्वरी ने कोई उदाहरण दिया तो वो पार्थ सिंह ने छाप दिया, ये काम नहीं है मेरा, तो भी मुझे समझ नहीं आया है। मेरे अपने पर्सनल उदाहरण है, मेरा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक आध दो मिल जाएंगे लेकिन मैक्सिमम आप देखो कि नहीं मिलेगा। जैसे कि अब उन्होंने रस्सी वाला एग्जाम्पल दिया था, या फिर पानी और लहर का एग्जाम्पल दिया था, तो हो सकता है मैं भी दे दूं क्योंकि मुझे लगता है एक एनालॉजी अच्छी है वो, बट मैक्सिमम मेरे उदाहरण नहीं रहेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि एक तो ये हो गया आपका कि भैया आपको दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है इसका कि भैया सुख बाहर नहीं है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया वो यही है कि आप भौतिक के चक्कर में पड़े हो, क्योंकि भौतिक का एक्सपीरियंस आपको लेना है। भौतिक से आपको ईगो नहीं बढ़ानी है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। तो एक तो ये फायदा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको पता ही नहीं है कि मृत्यु की तैयारी या वृद्ध आश्रम का क्या कॉन्सेप्ट था, और अगर आप अभी सडन आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है वो आपको नहीं पता। मैंने अपने दोस्त से बात करी कि मैंने कहा कि देख, अगर तेरी सडन अकाल मृत्यु हो गई तो भी अध्यात्म का फायदा होता है। ऐसे ही मैं बात कर रहा था, मुझे पता था कि सामने से क्या रिप्लाई है, मैंने फिर भी कहा एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैंने उससे बोल दिया कि देखो मृत्यु होगी तो उसने मेरे को क्या जवाब दिया पता है आपको? उसने मेरे को बोला कि जब मृत्यु होगी तो देखा जाएगा, अभी तो जी लें, अभी तो भोग लें, अभी तो एंजॉय कर लें, अभी इतनी स्त्रियां मेरे सामने, एक से एक, थोड़ा मजा मार लें, आनंद उठा लें। कल अगर मर गए तो मरने के बाद देखी जाएगी। मैंने कहा सुनो, देख नहीं पाओगे। ये जो तुम लोग की बातें होती है ना, एक मेरा कॉलेज में फ्रेंड था, अभी तो वो फॉर्मर फ्रेंड है, पहले आज से कुछ 6 साल पहले की बात है। तो उसका ये एटीट्यूड था, आज मजे मार लो, कल की कल देखी जाएगी। तो मान लो दारू का प्लान हुआ, अब कल मेस में पैसे देने हैं, क्योंकि अगर मेस में पैसे नहीं दिए तो हमें पूरे हफ्ते पूरे महीने खाना नहीं मिलेगा। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई अभी हम दारू पीने वाले हैं, तो दारू का पैसा बचा के कल हम मेस में दे देते हैं, और परसों अगर फिर होगा तो देखेंगे दारू। और उसका एक टिपिकल डायलॉग था, और मैं उसको थोड़ा सा फंबल करके बोलूंगा, ए माजू है। उसका ऐसा था, ए माजू है, माजू है, समझ लीजिए। मैं पूरी तरीके से नहीं बोल रहा हूं, आपको समझदार को इशारा काफी। माचू डैश आए। उसका सिंपल था, हर बात पे
कुछ भी एग्जाम आ रहा है मालूम है, देखा जाएगा। हर बात पे एग्जाम आने वाला, भाई पढ़ाई कर, मालूम कल एनाटॉमी का एग्जाम है, मालूम। ऐसे करते करते वो आदमी 3-4 साल फेल होता गया। एक बार उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने बोला था अल्कोहल मत पीना, तो वो अल्कोहल पिया, दर्द होने लगा। अल्कोहल पीने से पहले उसने बोला था वाह। तो हम क्या करते हैं, हम जब मैंने ये वाला जो नया वाला मेरा दोस्त है, इससे जब मैंने बोला कि मृत्यु हो जाएगी तो कष्ट सह नहीं पाओगे, तो उसने भी यही बोला कि जब होगी तब देखा जाएगा। तो मैंने कहा देख नहीं पाओगे, मैंने कहा कि झेल नहीं पाओगे। तो मृत्यु का डर खत्म करने के लिए, और चलो लेट से मृत्यु नहीं भी होती है तो क्या डर तो है ना, जीवन को बचाने का डर, मृत्यु को हराने का डिजायर, यही तो है। जीवन को बचाने का, मृत्यु से बचने का, यही है। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये उस मोमेंट को तैयार करने के लिए भी होता है। अध्यात्म अच्छे जीवन के लिए नहीं होता है, अध्यात्म मृत्यु के लिए होता है। कि अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन सही है तो आप फड़फड़ाओगे नहीं मरने के बाद, और जो फड़फड़ा रहा है वो बहुत बुरी तरीके से फड़फड़ाता है। इसके बाद क्या होता है वो थोड़ा सा मिस्टिकल हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। तो इसके ये तो फायदे हैं ही हैं, साथ ही साथ जब आपकी पहचान यूनिवर्सल हो जाती है, ब्रह्मांड में फैल जाती है, तब आप छोटी छोटी चीजों को छोड़ पाते हो। नहीं तो अभी आप रेंज रोवर, सच्चा प्यार, लड़कियां, करियर, पैशन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, ये सब कुछ नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि बड़ा कुछ पकड़ा ही नहीं है। जब कुछ बड़ा पकड़ लोगे तो अपने आप छोटी चीजें छूट जाएंगी। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास अपनी कार देने आता है और साइकिल लेना चाहता है, तब सामने वाला व्यक्ति कार एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास साइकिल है। लेकिन अगर तुम्हारे पास साइकिल है और मैं पैदल हूं, और मैं आपसे कहता हूं भाई अपनी साइकिल दे दे, आप मेरे को साइकिल नहीं दोगे, भले ही मैं आपको कुछ और दे रहा हूं लेकिन आप साइकिल नहीं दोगे। वही चीज है, आप सबके पास कार है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पहले प्राइवेट जेट खरीद लो, तो कार अपने आप छूट जाएगी। तो कुछ छोटा छोड़ने के लिए कुछ बड़ा पकड़ना जरूरी है उस पर्टिकुलर चीज से। कार से बड़ा क्या है? प्राइवेट जेट है। तो जब पहचान बड़ी हो जाती है, भ्रमसिक हो जाती है पहचान, ब्रह्म में समा जाती है कि मैं ही ब्रह्म हूं, उस दिन समझ लेना कि छोटी चीजें छूट जाएंगी। तो ये सब छोड़ने के लिए भी बड़ी चीजें पकड़ना जरूरी है। तो कुछ महामूर्ख कहेंगे कि छोटी चीजों में ही सुख है, तो ठीक है करो। लेकिन जिस दिन तुमको रियलाइज हो गया, प्रतीत हो गया, आभास हो गया, बोध हो गया कि ये सब चीजें सिर्फ मेरा क्रोध बढ़ा रही हैं और मेरे को और दुखी करती जा रही हैं, उस दिन समझ लेना कि एक ही रास्ता है फिर। लेकिन तब तक तुम्हारे पास 110% टाइम नहीं बचेगा। कर्म मैं भी कर रहा हूं, भौतिक में मैं इस लेवल पे कर्म कर रहा हूं, लेकिन उस कर्म को करने के लिए सिर्फ इतना ही विचार है मेरा
इतनी ही कामना है कि मुझे चैलेंजेस से प्यार है, तो मैं कर रहा हूं। पैसे से भी प्यार है, लेकिन वो सेकेंडरी है। लेकिन मुझे छोड़ने के लिए समय नहीं लगेगा। चक्कर ये है सारा। चक्कर ये है कि हमें समझ ही नहीं आता कि भौतिक वस्तुओं में और भौतिक लोगों में सुख नहीं है, और हम पूरी जिंदगी कुछ अचीव करने के बाद एक नई चीज हासिल करने के लिए अब ये हो गया, अब ये चाहिए, अब ये हो गया, अब ये चाहिए, अब ये हो गया, अब ये, पूरा जीवन निकाल देते हैं। और फिर रोते रहते हैं, और फिर अपने बच्चों को भी वैसे ही कर देते हैं। बच्चा अलग परेशान हो रहा। भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी धृतराष्ट्र में, या भगवान या महर्षि वाल्मीकि जी ने या किसी ने एक बात कही थी कि कलयुग में सब कुछ खराब हो रहा होगा। एक प्रेडिक्शन था, कहा कि कलयुग में सब कुछ खराब हो रहा होगा, लेकिन एक चीज अच्छी हो रही होगी कि आदमी भगवान को पूजने लगेगा। सबसे ज्यादा भगवान कलयुग में पूजा जाएगा। अब भगवान की सबकी अपनी अलग डेफिनेशन है, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो आप शायद समझ चुके होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि लिटरल भगवान को पूजना है, जबकि सत्य को पूजना है, सनातन को पूजना है। सनातन क्या है वो समझना है, उसको पूजना है, उसके साथ सत्य का साथ निभाना है, सत्य की पूजा करनी है। सत्य की बात हो रही है। तो जब उन्होंने कहा भगवान को पूजा, तो भगवान वो जो जिस तरीके से आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। सत्य की पूजा करना है। सत्य क्या है? क्या वो सत्य है जब किसी लड़की का बलात्कार हो रहा होता है तो कोई नहीं आता बचाने? क्या ये सत्य है? और जब आपको एग्जाम में भगवान की जरूरत होती है तो वहां पे आपके पास भगवान आते हैं, पर किसी लड़की का बलात्कार हो रहा होता है वहां नहीं आते। किसी 4-5 महीने की लड़की का बलात्कार हो रहा होता है वहां भगवान नहीं आते। तो भगवान का सत्य क्या है? मैं ये नहीं कह रहा भगवान नहीं है, मैं तो कह रहा हूं है, 110% है। मैं तो देख चुका हूं अपनी आंखों से। लेकिन कभी इसको बैठ के क्वेश्चन करना। और अगर जवाब यह आए कि जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उस लड़की के पिछले जन्म के कर्म थे, तो उसको दोबारा क्वेश्चन करना और अपने अंदर यह करना कि अगर पिछले जन्म के कर्म थे तो 4 महीने के साथ 4 महीने वाली बच्ची का क्यों हो रहा है? उसके क्या कर्म थे? और क्राइम बढ़ता ही नहीं जा रहा है। क्या क्राइम पहले से बढ़ता नहीं जा रहा है? जितनी ज्यादा आप भगवान की पूजा कर रहे हो उतना ज्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। समझने की कोशिश करिए। कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं भगवान नहीं है, मैं तो सच्चा सनातनी हूं। लेकिन आपकी सनातन की अलग डेफिनेशन है, मेरी सनातन की अलग डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से सनातन मतलब होता है सत्य, इटर्नल, वो जो हमेशा बना रहता है, वो जो हर जगह व्याप्त है। मेरे हिसाब से वो है। आपने धर्म बना दिया वो बात अलग है, वो आपका सत्य है, मेरा सत्य कुछ और है। राइट? तो ये चक्कर है। तो एनीवे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।